नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी के पॉलिटी के बुक को कवर कर रहे थे। हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी के बुक को शुरू किया था। इसमें पॉलिटी के 2 चैप्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किया है। सबसे पहला हमने विविधता में एकता वाला चैप्टर डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने परिवार और समुदाय ये क्या होते हैं और इनका हमारे समाज में क्या रोल होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम चैप्टर नंबर 10 जो कि एनसीईआरटी के सोशल साइंस की क्लास 6 की बुक का है, उसमें हम शासन के बारे में समझने वाले हैं। इस चैप्टर से दोस्तों हमें 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि शासन क्या होता है, शासन का अर्थ क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि सरकार क्या होती है और सरकार की ज़रूरत हमें क्यों है। और अंत में हम समझेंगे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है, आखिर लोकतंत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली को अपनाया है, तो उस प्रणाली में जो लोकतंत्र है वो सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली शासन प्रणालियों में से एक है। तो लोकतंत्र की कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो इस शासन प्रणाली को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। तो इन 3 सवालों के मद्देनजर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों देखिए, मनुष्य हमेशा से समाज में नहीं रहता था। लेकिन आज से लगभग 5000 साल पहले जब मनुष्य ने अस्थायी निवास करना शुरू किया, अस्थायी निवास करने के बाद बहुत सारे लोग जब एक साथ रहने लग गए, तो फिर एक समाज का निर्माण होता है और एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो समाज में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनकी इच्छाएं भी अलग-अलग होती है। जो उनके कर्तव्य हैं उनमें भी आपको विविधता देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी इच्छाएं अलग-अलग होंगी तो अलग-अलग लोगों में आपको असहमति देखने को मिलेगी और इससे हो सकता है कि कुछ अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो समाज में व्यवस्था बनी रहे और समाज में सभी लोगों के बीच में सद्भाव बना रहे, इसके लिए कुछ नियम बहुत जरूरी हो जाते हैं जिन नियमों को पालन करना सब समाज के सभी सदस्यों का कर्तव्य होता है। उदाहरण के तौर पे आप अपने घर में ही देखिए, समाज तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई। आप अपने घर में देखिए, आपके घर में भी कुछ सामान्य नियम जरूर होते होंगे जिनकी पालन की अपेक्षा आपसे भी की जाती होगी और आपके घर में रहने वाले बाकी लोगों से भी की जाती होगी। आप जैसे स्कूल में जाते हैं, वहां पे भी नियम होते हैं। कुछ नियम विद्यार्थियों के लिए होते हैं, कुछ शिक्षकों के लिए होते हैं। इवन की जो बड़ी कक्षा में परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, उनको भी कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है। आप सड़क पे जाएंगे तो जो वाहन चालक हैं, उनको भी यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है। सभी प्रकार की आप नौकरियों में भी देखेंगे कि जो लोग दूसरे लोगों को अपने यहाँ काम पे रखते हैं, वो भी कुछ नियमों का पालन करते हैं और जो काम करते हैं उनको भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो दोस्तों, समाज में यदि व्यवस्था को बनाए रखनी है, तो जाहिर सी बात है कि समाज द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन बहुत जरूरी हो जाता है, अन्यथा समाज में अव्यवस्था आ जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि मैं तब से कह रहा हूँ कि समाज कुछ नियमों के अनुसार चलता है, तो आखिरकार इस नियमों को किसने बनाया और इन नियमों को क्यों बनाया गया। और अगर नियम को बनाया गया तो नियमों को बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया, उसे किस प्रकार से बनाया गया। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन्हीं सवालों का जवाब हमको आज के चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं शासन। शासन क्या होता है। तो निर्णयों को लेने की प्रक्रिया और नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। मतलब सामान्य भाषा में मैं आपको समझाता हूँ शासन क्या है। शासन का मतलब होता है कि समाज में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों के संबंध में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है शासन। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जीवन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है शासन। और समाज में जो बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही होता है शासन। और आखिरकार इन जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसमें भागीदारी कौन लेता है, जो नियमों के विभिन्न समूह है, इसका निर्माण कौन करता है और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित कौन करता है, तो वो है सरकार। यानी कि शासन कौन चलाता है, सरकार चलाती है। तो सरकार क्या होती है। सरकार बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है या एक ऐसा तंत्र है जो कि नियम बनाते हैं और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। इसका मतलब, जब शासन की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि शासन का मतलब होता है बहुत सारे निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, और शासन के माध्यम से हम सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करते हैं। तो शासन चलाने का जो काम है वो सरकार करती है और सरकार इसी नियम को बनाती है जिन नियमों के तहत हम शासन चलाते हैं, और इन नियमों का अनुपालन हो इस बात को भी सुनिश्चित करती है सरकार। तो ये हमने समझा शासन क्या है, सरकार क्या है। बहुत सारे ऐसे कुछ नियम होते हैं जिनका महत्व थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसे नियमों को हम कानून कहते हैं। ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि समाज में नियम बन चुके हैं, नियम बनाने का काम सरकार करती है, शासन करने का काम सरकार करती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार सरकार ने अगर कोई नियम या कानून बना दिया
तो वो हमेशा के लिए बन गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अपने घर पे देखिए कि अपने माता पिता के साथ फिर जिस प्रकार से हम अपने घर पर अपने माता पिता के साथ किसी विशेष नियम के बारे में चर्चा करते हैं, या फिर जो विद्यार्थी संघ होते हैं वो विद्यालय या विश्वविद्यालय प्रबंधन से नियमों में बदलाव के लिए कहते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे जो समाज को संचालित करने वाले कानून हैं, जो नियम है, उसमें नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम आगे अभी जानेंगे कि ऐसा कैसे होता है, आखिरकार नियमों को बनाने में, कानूनों को बनाने में नागरिक अपनी बात किस तरीके से रखते हैं, और जिस तरीके से रखते हैं उसी तरीके को, उसी व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग फुटपाथ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे सड़कों पे गाड़ियां चल रही है, यहाँ पे साइन लगा हुआ है रोड क्रॉस नहीं करने के लिए, बहुत सारी गतिविधियां हो रही। यहाँ पे आपस में कई सारे लोग एक साथ जो है वो चल रहे हैं। फिर आप इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पे सड़क बन रहा है, यहाँ पे रेलगाड़ी चल रही है, यहाँ पे सीमा की सुरक्षा हो रही है, यहाँ पे आपको अस्पताल देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक प्राकृतिक आपदा आने के समय किस तरीके से सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकार की संस्थाएं होती है जो आपदा से प्रबंधन का काम करती है, उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे देश में आपदा का प्रबंधन करती है। फिर यहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस देखने को मिलेगा जो सड़कों पर जाम ना लगे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, सड़कों के जो नियम है उस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये खड़ा रहता है। फिर आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे आपको स्कूल देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारे देश के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आपको पोस्टल ऑफिस की जो सुविधा है वो देखने को मिलेगी, एक डाकिया है जो बाकी लोगों के जो मेल्स होते हैं उनको यहाँ से निकाल के उनके घर तक पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पे आप बैंक देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिशेष पैसा है तो उस पैसे को वो बैंक में जमा कर सकता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इस पैसे को बैंक से निकाल के वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इन सारे कामों का जो प्रबंध है, ये आप देख सकते हैं, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, स्कूल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर सड़क के नियम हो, आपदा प्रबंधन हो, सीमा की सुरक्षा हो, अस्पताल हो, या फिर सड़क का निर्माण हो, रेलगाड़ी का निर्माण हो, या रेल परिवहन हो, इन सभी कामों को करने के लिए जो जिम्मेदार इकाई है हमारे देश में, उसी को हम सरकार कहते हैं। तो इन सारे कामों के मद्देनजर आप ये समझ सकते हैं कि सरकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। सरकार को, अगर हम सरकार की जरूरत को अगर एक वाक्य से सिद्ध करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे देश में जो संस्था जिम्मेदार होती है, उसी संस्था को हम सरकार कहते हैं। तो सरकार इसीलिए जरूरी है। सरकार क्या करती है? एक तो हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। सरकार क्या करती है? सरकार हमारे देश में जो समाज में व्यवस्था को बनाए रखने वाले नियम हैं, उन नियमों का निर्माण करती है। सरकार क्या करती है? आपदा की स्थिति में नागरिकों को सहायता प्रदान करती है। सरकार क्या करती है? सरकार हमारे देश में जो बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो उसके लिए शिक्षा, इसका प्रबंध करती है। तो सरकार बहुत सारे काम करती है, इसलिए सरकार हमारे देश के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सरकार की ज़रूरत के बारे में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं सरकार के अलग-अलग अंग के बारे में। क्या सरकार कोई एक इकाई है, या फिर सरकार के अलग-अलग कई अंग हैं और इन अंगों के माध्यम से सरकार अपने सारे कामों का संपादन करती है? तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में समाज जिस प्रकार से कार्य करता है, हालाँकि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, इसमें बदलते हुए समाज की एक समस्या जिसे हम साइबर अपराध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसको अभी मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, या इसको हम सरकार की 3 शाखाएँ भी कह सकते हैं। सबसे पहला अंग है सरकार का विधायिका। विधायिका सरकार का वो अंग है जो कानून बनाती है, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये न केवल नए कानून बनाती है, बल्कि अगर कोई पुराना कानून, उसमें कोई जो प्रावधान है वो अप्रासंगिक हो गया है, इर्रेलेवेंट हो गया, उसकी ज़रूरत वर्तमान समाज में नहीं है, तो वो पुराने कानूनों में संशोधन करती है। ठीक बात है? और अगर कोई कानून हमारे वर्तमान समय में उपयोगी साबित नहीं हो रहा है, तो उस कानून को निरस्त करने का काम भी विधायिका करती है। तो विधायिका 3 काम करती है। सबसे पहले वो नए कानून बनाती है, फिर अगर कोई पुराने कानून में संशोधन की ज़रूरत है, कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, तो वो संशोधन भी करती है, और साथ ही साथ अगर कोई पिछला कानून वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गया है, वर्तमान समय में उस कानून का कोई भी उपयोग नहीं रह गया है, तो उस कानून को निरस्त करने का काम भी करती है। अब ये तीनों काम, नए चाहे नए कानून बनाना हो, पुराने कानूनों में संशोधन करना हो, या फिर किसी वर्तमान कानून को निरस्त करना हो, ये तीनों काम जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। आगे हम समझेंगे कि हम इसे लोकसभा कहते हैं,
और राज्य के स्तर पर हम इसे विधानसभा कहते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि ये तीनों काम जो है वो जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया कि इसका जो है हम आगे अवलोकन करेंगे। सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका। सबसे पहले विधायिका ने क्या किया, एक कानून बना दिया या फिर पुराने कानूनों में जो भी परिवर्तन किए वो काम अपना कर दिया। अब इस कानून को लागू करने का काम जो सरकार का अंग करता है वो है कार्यपालिका। ठीक बात है। कार्यपालिका के अंतर्गत आपको राष्ट्र राज्य के प्रमुख देखने को मिलेंगे। इसमें केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री और जो मंत्रीगण यानी कि जो जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद कहते हैं, ये भी कार्यपालिका में शामिल होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज भी होते हैं जो कि कार्यपालिका में आपको शामिल दिखते हैं और इन सब का दायित्व क्या होता है, विधायिका ने जो भी कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करवाना। देखिए, अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। हमारे देश में दो तरीके की कार्यपालिका होती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। एक को हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरी को इम्परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो मंत्रीगण है ये सब देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी ही वो मुख्य ढांचा है जिसके माध्यम से किसी भी कानून का कार्यान्वयन किया जाता है। तो जो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी है, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी। आप जिसमें जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो बड़े बड़े सरकार के ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम स्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में रखते हैं। तो दो तरीके की कार्यपालिका होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कार्यपालिका का क्या काम है, विधायिका ने जो भी कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करना। अब हम सरकार के तीसरे अंग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है उसमें बहुत सारे न्यायालय होते हैं जो इस बात का निर्णय करते हैं कि किसी ने कानून तोड़ा है, और यदि कि मतलब ये इस बात का निर्णय करते हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए। अगर आवश्यक हो तो कानून तोड़ने वाले को दंड भी दिया जाए। और कभी-कभी न्यायपालिका ये भी काम करती है कि कार्यपालिका द्वारा लिया गया निर्णय ठीक है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं, वो भी जांच करती है। इसके अलावा न्यायपालिका जो है वो ये भी जांच कभी-कभी करती है कि विधायिका ने अगर कोई नया कानून बनाया है तो वो सभी के हित में है या नहीं है। इसका मतलब न्यायपालिका के तीन काम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, हमारे देश में न्यायपालिका जो है वो ये काम करती है कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो कानून को तोड़ने वाले को सजा देने का प्रावधान करती है। ठीक बात है। उसके बाद दूसरा काम इसका क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कि अगर कार्यपालिका ने कोई ऐसा कदम उठाया जो हमारे संविधान के आदर्शों के अनुरूप नहीं है तो उस कदम को जो है असंवैधानिक घोषित करना। तीसरा काम इसका ये है कि विधायिका ने अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जो कानून हमारे संविधान के भावना के विरुद्ध है, तो ऐसे कानूनों को भी जांच करना, ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित करना। तो ये न्यायपालिका के मुख्य रूप से तीन काम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन तीनों अंग के जो कार्य हैं उसके बारे में समझा होगा। अब यहाँ पे शुरुआत में हम आते हैं। यहाँ पे ये जो आपका ये जो पैराग्राफ है इसके में ये समझाया गया है कि हमारा समाज बदल रहा है। और ये सिर्फ हमारे समाज की बात नहीं है, पूरा विश्व का समाज बदल रहा है। जैसे जैसे तकनीकी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो जो पहले से समाज था उस समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पहले का जो समाज था उसमें आप देखेंगे कि अगर आपको किसी को पैसे भेजना होता था तो आपको मनी ऑर्डर भिजवाना पड़ता था, या फिर अगर आपको किसी व्यवसाय के लिए भुगतान करना होता था तो बैंक की लाइन में लगना पड़ता था आपको, फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, फिर उसको डाक द्वारा भिजवाते थे। तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ते थे जो कि हमारे जिसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। अब हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब कुछ घर पे बैठे-बैठे इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस डिजिटल युग में हमारे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के हमारे समाज में अपराधी भी आए हैं। जैसे अब साइबर जो अपराध हो रहे हैं जिसके माध्यम से आप खासकर डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक कोई भी पर्सन क्या करेगा कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी जज के रूप में वो ड्रेस होगा और फिर आपको वीडियो कॉल करेगा और आपको बताएगा कि आपके खिलाफ ये केसेस हैं, और ये सारी बातें झूठ होती है, और फिर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। इसको हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन पे कोई लिंक भेज के फिर आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेना, आपको कोई ओटीपी जो है उसको भेज के आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसे निकाल लेना,
तो ये सारी जो चीजें हैं आपको डिजिटल तकनीक की दुनिया में देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे अपराधी हमारे समाज में आ गए हैं जो कि नए नए तकनीकों को अपनाकर समाज में नए नए अपराध को जन्म दे रहे हैं, और ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकारों को नए नए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। और यही कानून बनाने का काम जो है वो कौन करता है? विधायिका करता है। ठीक बात है। अब मान लीजिए जो पुराने कानून आज से 20 वर्ष पहले के हैं, क्या उनमें साइबर अपराध की कोई चर्चा होगी? नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, जो पुराने कानून में साइबर अपराध की चर्चा नहीं है तो हमें नए कानून की जरूरत पड़ेगी। तो विधायिका ही नया कानून बनाएगी। फिर अगर कोई पुराना कानून है जिसमें कि साइबर अपराध को जोड़ने की गुंजाइश है, तो हम उस कानून में साइबर अपराध से संबंधित कुछ प्रावधान जोड़ भी सकते हैं, और ये काम भी विधायिका ही करेगी। ठीक बात है। तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरीके से जो सरकार के अंग होते हैं, वो विधायिका के द्वारा सबसे पहले साइबर अपराध के लिए क्या बनाए कानून बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो कार्यपालिका है इस साइबर अपराध वाले कानून का कार्यान्वयन करेगी। और फिर अगर किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो फिर वो न्यायपालिका के पास जा सकता है, और न्यायपालिका उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। तो विधायिका ने एक नव बदलती हुई परिस्थिति में क्या किया? एक नया कानून बनाया। उस कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया कार्यपालिका ने। और अगर कार्यपालिका से के कार्यान्वयन में कुछ भी गलती हो जाती है तो उस पे न्याय दिलवाने का काम न्यायपालिका का होता है। ठीक है। तो ये सरकार के 3 अंग किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ पे मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। अब शासन का अच्छा तंत्र वही होता है जिसमें सरकार के ये जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक रखा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये तीनों को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन अगर इन तीनों को एक दूसरे से पृथक नहीं रखा जाएगा तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हमेशा हस्तक्षेप करेंगे, और इससे सरकार की किसी भी देश के अंदर जो विकासकारी गतिविधियां होती है उसमें बाधा पहुंचती है। तो सरकार के तीनों अंगों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है, हम इसी को शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। आखिरकार इस पृथक्करण का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर जो पूरी शासन प्रणाली है उसको नियंत्रित करना और उसमें संतुलन बनाए रखना, ताकि सरकार का जो प्रत्येक अंग है वो दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी करे। और अगर कोई सरकार का अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है, उदाहरण के तौर पे विधायिका के पास जिस विषय पे कानून बनाने की शक्ति नहीं है, अगर विधायिका ने उस विषय पे भी कानून बना दिया तो न्यायपालिका उसको तुरंत नियंत्रित करेगी और फिर दोबारा से हमारी शासन प्रणाली में संतुलन स्थापित करेगी। ठीक है। तो सरकार के तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों का आपस में एक दूसरे से बहुत ही अंतर संबंध होता है। ये तीनों एक दूसरे को मदद भी करते हैं और तीनों एक दूसरे पे संतुलन बना के रखते हैं। इसी को हम शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। तो ये दोस्तों हमने बात की सरकार के अंग के बारे में। अब हम बात करेंगे सरकार के स्तर के बारे में। कोई भी सरकार दुनिया भर में आप देखेंगे तो वो 2 स्तर पर काम करती है। एक तो स्थानीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। भारत सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये 2 स्तरों पर काम करने वाली जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय बन जाती है। त्रिस्तरीय कहने का मतलब भारत में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर, और सबसे ऊपर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि स्थानीय, उससे ऊपर आपको राज्य का स्तर देखने को मिलेगा, और सबसे ऊपर आपको राष्ट्र का स्तर देखने को मिलेगा। तो ये एक सोपान बनता है। अब इसको एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अलग-अलग स्तरों पर हमें अलग-अलग जो सरकार है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आप देखें कि अगर मान लीजिए आपके घर का कोई बल्ब नहीं जल रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्थानीय स्तर पे ये जाँच करेंगे कि पहले बल्ब का जो स्विच है, जो फ्यूज़ है, ये सब तो ठीक है। फिर अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएँगे, और फिर ये अगर आपको पता चलेगा कि समस्या आपके घर पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएँगे। तो यहाँ पे आपको समस्या के समाधान के कितने स्तर देखने को मिले? 3 स्तर। उसी तरीके से अगर सरकार को ढंग से काम करना है, सरकार को अगर दक्षतापूर्वक काम करना है, तो सरकार के कामों को अलग-अलग स्तरों पर बँटा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से एक बल्ब नहीं जलता है तो हमने 3 स्तरों पर यहाँ पे काम लिया, उसी तरीके से सरकार के जो भी काम है उसको भी 3 स्तरों के माध्यम से किया जाता है। तो भारत में ये 3 स्तर कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आपको स्थानीय सरकार देखने को मिलेगा। इसको संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे देश के अंदर स्थानीय स्तर पर पंचायतों की स्थापना की बात की गई, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो नगर पालिकाएं होती है
जो कि शहरों में स्थानीय शासन के लिए जिम्मेदार होती है, उसकी स्थापना की गई। स्थानीय शासन के ऊपर आपको राज्य स्तरीय शासन देखने को मिलेगा, जो कि एक राज्य विधानमंडल विधायिका के तौर पे काम करती है। फिर उसके मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, और जो उच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट होता है, वो उस देश के अंदर न्यायपालिका, उस राज्य के अंदर न्यायपालिका का काम करता है। और सबसे ऊपर आपको राष्ट्र स्तर पे केंद्र सरकार देखने को मिलेगी, जहाँ जो कि संसद के माध्यम से कानून बनाती है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके माध्यम से कार्यपालिका जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून का क्रियान्वयन करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी बाकी जो उच्च न्यायालय हैं उन सब के मामले को देखने का काम करता है, सबको न्याय दिलवाने का काम करता है। तो भारत में तीन तरह की सरकारें आपको देखने को मिलेगी। स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार या संघ सरकार, ये तीन स्तर है। अब जैसे इस एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि कुछ दिनों तक किसी जिले में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। ठीक बात है। यहाँ पे दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये जो सोपान होता है सरकार के स्तरों का, उसको समझाने की कोशिश की। सबसे टॉप पे केंद्र सरकार होती है, उससे नीचे राज्य सरकार होती है, और सबसे नीचे स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, जो कि गांव या नगर के स्तर पे होती है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी जिले के किसी क्षेत्र में मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हुई और बाढ़ आ गई, अब अगर ये बाढ़ ज्यादा भीषण नहीं है तो वहां के जो स्थानीय प्राधिकारी है उस स्थिति को संभालेंगे। जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जिनका क्षेत्र छोटा है, तो वहां के लोगों को निकाल के एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर देंगे। लेकिन अगर बाढ़ बहुत सारे नगरों में घुस गया, बहुत सारे गांवों को प्रभावित करता है, तो फिर राज्य सरकार आगे आती है और इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए वो जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको बचाने के लिए एक बचाव दल भेजती है। लेकिन अगर बाढ़ बहुत ज्यादा भयानक रूप ले ले और एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करे, तो फिर केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है, और केंद्र सरकार राहत सामग्री और सेना इत्यादि भेजती है, ताकि वहां पे जो भी जान माल की क्षति हुई है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनके भोजन का प्रबंध किया जा सके, उनके रहने का प्रबंध किया जा सके। तो इस उदाहरण से आप ये समझिए कि किस तरीके से जो सरकार के तीनों स्तर हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक बात है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो राज्य स्तर के हो या फिर चाहे स्थानीय स्तर के, उन सबकी रूपरेखा दी हुई है। इन सब के बारे में दोस्तों हम आगे कक्षा 7 में पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का काम क्या है, जो राज्य सरकार है उनका काम क्या है, जो केंद्र सरकार है उनका काम क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मोटा मोटा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक बात है। सब एक एक करके हम देखते हैं कि केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे किस तरीके की न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो अखिल भारतीय स्तर पे, ऑल इंडिया लेवल पे आपको भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलता है, और राज्य के स्तर पे न्यायालय के रूप में आपको उच्च न्यायालय देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों में जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य के स्तर पे सरकार का विभाजन है, वो विभाजन आपको न्यायपालिका में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने एकीकृत, माफ कीजिएगा, एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य की अलग नहीं है, केंद्र की अलग नहीं है। हमारे देश में न्यायपालिका का एक हायरार्की है, एक सोपान है, जिसमें सबसे ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, उसके नीचे राज्य के स्तर पर आपको हाई कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और सबसे नीचे आपको बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय जिनको हम कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो विधायिका और कार्यपालिका की तरह जिस तरीके से केंद्र और राज्य के स्तर पर हमें विभाजन देखने को मिलता है, वो विभाजन हमें न्यायपालिका के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत में जितने भी बाकी न्यायालय हैं, उन सबका माई बाप होता है। ठीक बात है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। तो ये हमने न्यायपालिका के संदर्भ में बात की, अखिल भारतीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर। अब हम बात करते हैं विधायिका के बारे में कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की होती है, राज्य के स्तर पर किस तरीके की होती है। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो विधायिका है हम उसे संसद का नाम देते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, और दूसरा राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। यही लोकसभा और राज्यसभा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा से जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब तक इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते वो अधिनियम नहीं बनता है। तो मैं आगे के चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिरकार किसी बिल में और एक्ट में, यानी कि किसी विधेयक में और किसी अधिनियम में क्या फर्क होता है ना। ये आगे के चैप्टर्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आप ये छोटे से शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जब विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाके उस हस्ताक्षर उस पर हो जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है।
तो विधायिका जो है वो राष्ट्र के स्तर पर आपको देखने को मिलेगा कि संसद के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें 2 सदन होते हैं। राज्य के स्तर पर बात करें तो राज्य का एक विधानमंडल होता है जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं, और भारत के ज्यादातर राज्यों में केवल एक ही सदन होता है जिसको विधानसभा कहते हैं। लेकिन हमारे देश के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको राज्य विधानसभा के अलावा राज्य विधान परिषद देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि बिहार, बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। तो उसके बाद यूपी आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, उसके अलावा कर्नाटका, फिर उसके अलावा फिर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, और लास्ट में देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक सदनीय विधायिका नहीं बल्कि द्विसदनीय विधायिका आपको देखने को मिलेगी, और विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद की अवस्थिति भी देखने को मिलती है। अगर हम कार्यपालिका के बारे में दोस्तों बात करें, तो जो संघ सरकार की कार्यपालिका होती है, उसमें औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होते हैं, फिर जो कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगर मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ के मैं बताऊँ कि कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होता है, तो आप अपने नोट्स में इसको लिख लें। कार्यपालिका में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करता है, फिर कार्यपालिका में आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्यपालिका में आपको वाइस प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको अटॉर्नी जनरल, जिसे हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं। तो ये 5 लोग हैं जो कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? राज्य स्तर पे जो कार्यपालिका होती है उसमें भी औपचारिक प्रधान के रूप में आपको राज्यपाल देखने को मिलेगा, और जो मुख्यमंत्री होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और मुख्यमंत्री की मदद करने के लिए राज्य के स्तर पर भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, कार्यपालिका के बहुत सारे कार्य हैं और बहुत सारे दायित्व हैं। जैसे जो संघ स्तर की कार्यपालिका है, उसमें आपको दिखेगा संघ सरकार के पास रक्षा के से संबंधित मामले हैं, विदेश मामले हैं, परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामले हैं, संचार है, मुद्रा है, अंतर्राज्यीय वाणिज्य है, शिक्षा है, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन है। वहीं राज्य की जो सरकार होती है, उसमें जो कार्यपालिका होती है, उसके पास पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित दायित्व होते हैं। राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को किस तरीके से अपनाया जाए और किस तरीके से कार्यान्वयन किया जाए, ये दायित्व भी राज्य सरकार के ऊपर होता है। इसको आप वर्तमान उदाहरण से समझ सकते हैं। हाल ही में आप देखेंगे एक बिल पास हुआ है जिसको हम विकसित भारत जी राम जी बिल कहते हैं। ये जो बिल है, ऐसा माना जा रहा है कि ये पहले से जो मनरेगा चला आ रहा था, इस मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा। अब इस बिल में ये प्रावधान है कि 125 दिनों का रोजगार हमारे देश के लोगों को दिया जाएगा। ठीक बात है। 125 दिनों के रोजगार का जो ये प्रावधान है, ये केंद्र सरकार की एक योजना है और उस योजना में की गई है। तो आखिरकार इस जी राम जी बिल को किस तरीके से इसका कार्यान्वयन किया जाए राज्य के स्तर पर, यह दायित्व होता है राज्य सरकार का। तो केंद्र ने क्या किया, कानून बनाया, जी राम जी का अधिनियम बनाया, जिसको कि अब प्रधानमंत्री की, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो ये अब अधिनियम बन चुका है। तो इस अधिनियम का राज्य के स्तर पर कार्यान्वयन करने का जो दायित्व है, वो राज्य सरकार की है। तो इस जी राम जी विधेयक के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि राज्य स्तर पर जो सरकार होती है, वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है, उसके दायित्वों में आप देखेंगे जन स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, सिंचाई है, स्थानीय सरकार है। दरअसल हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूचियां देखने को मिलती है। इस 7वीं अनुसूची में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा संघ सूची, ठीक, फिर आपको देखने को मिलेगा राज्य सूची, और एक देखने को मिलेगा समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है, इस पर कानून बनाने का काम और इस पर जो इसका कार्यान्वयन करने का काम संघ की विधायिका और कार्यपालिका का होता है। ठीक बात है। केंद्र स्तर पर जो विधायिका है और कार्यपालिका है, इसका जो है काम यही होता है। राज्य सूची में जो भी विषय है, उस विषय पे जो भी कानून बनेंगे, उसका अधिकार केवल और केवल राज्य की जो विधायिका होती है, उस राज्य विधायिका के पास होता है। ठीक बात है। और फिर राज्य की जो कार्यपालिका होती है, वही इस कानून का कार्यान्वयन करेगी। ठीक है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसपे राज्य भी कानून बना सकते हैं और संघ भी कानून बना सकता है। ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए शिक्षा। शिक्षा आपको केंद्र की सरकार के तहत भी आएगा और राज्य की सरकार के तहत भी आएगा। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक बात है। तो यहाँ पे मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग-अलग स्तर पर जो सरकारें हैं, उनके काम अलग-अलग हैं, और ये काम कौन-कौन से होंगे, इस काम का जो विभाजन है, वो हमारे संविधान के द्वारा किया गया है।
तो इसलिए इसमें अगर कोई भी हस्तक्षेप होता है तो वो संविधान के खिलाफ होगा। इसलिए संविधान के माध्यम से ये जो शक्तियों का विभाजन है इसको सुरक्षित किया गया है। संविधान के माध्यम से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग अलग अस्तित्व है, जो अलग अलग दायित्व है, उसको सुनिश्चित किया गया है। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अब यहाँ पे ये जानकारी ऐसे ही नहीं दी हुई है। मैंने आपको विधायिका में बताया कि विधायिका का जो एक महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति, और ये कार्यपालिका का भी महत्वपूर्ण अंग होता है। तो चूंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और इन्होंने 2002 से लेके 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। तो इसलिए यहाँ पे उनके बारे में कुछ जरूरी बातें दी गई है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास एक बहुत से सामान्य परिवार में 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ये एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु क्षमताओं के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और इन्हीं भूमिकाओं के मद्देनजर इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो जो अब्दुल कलाम है वो 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद हासिल करते हुए भी क्या किया, जो जनमानस था, जो विशेषकर युवा थे, उनसे बहुत गहराई से अपना जुड़ाव रखा। जो अच्छी शिक्षा होती है उसके प्रति, जो नई खोज होते हैं उसके प्रति इन्होंने बहुत गहरी रुचि अपनी डेवलप की और युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरणा दी। जो सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, जो समाज के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता इन्होंने दिखाई है, इन सब गुणों ने हमारे देश के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। खासकर जो भारत के युवा थे, उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए इनको एक प्रेरणा के तौर पे देखा। डॉक्टर कलाम ने दिखाया कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति भले ही सांकेतिक है, लेकिन वो अपने कर्मों से बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे। तो ये कुछ बातें थी जो अब्दुल कलाम के बारे में थी। ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में जो भी बातें हैं कि वो किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे राष्ट्रपति, 2002 से 2007 तक रहे। उनका जन्म कब हुआ, 1931 में हुआ। कहाँ हुआ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। तो ये सब चीज आप जान सकते हैं। इनके जो प्रसिद्ध नाम थे वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये सारे नाम से इनको बुलाया जाता था। तो ये जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि इस चैप्टर से हमें 3 प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या, कि शासन का क्या अर्थ होता है। दूसरा प्रश्न ये था कि सरकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इन दोनों, सरकार की जरूरत, तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब हमने ढूंढ लिए हैं। और तीसरा जो हमारा प्रश्न था, जो कि जिसका जवाब हमें इस चैप्टर से मिलना था, वो था कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में, इसके महत्व के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनप्रतिनिधि हमारे देश की विधायिका में जाते हैं और वहां से कानून बनाते हैं हमारे पूरे देश के लिए। ठीक बात है। तो जनप्रतिनिधि जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया। तो लोकतंत्र को अगर हम देखें तो लोकतंत्र जो है वो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना है, और ये जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला है डेमोस जिसका मतलब होता है लोक, और दूसरा है क्रेटोस जिसका मतलब होता है शासन प्रणाली। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली। ठीक है। इसको हम लोक शासन या गणतंत्र भी कहते हैं। तो जो लोकतंत्र है उसमें जनता अपने शासक को खुद चुनती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी वजह से आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को अधिकांश देशों ने अपनाया है। लेकिन जब मैं आपको कहता हूं कि जनता खुद ही अपने शासक का चुनाव करती है, अपना कौन उन पर शासन करेगा ये खुद तय करती है, तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं। आखिर कैसे कर सकते हैं सब लोग एक साथ शासन। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा संभव नहीं। अब इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर आपके कक्षा की किसी समस्या को किसी विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनको उनके पास लेके जाना है, ठीक बात है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी कक्षा के सारे स्टूडेंट्स हैं वो चले जाएंगे, या फिर आपकी कक्षा में जो मॉनिटर है वो मॉनिटर आपकी कक्षा की समस्या को लेकर प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल के पास जाएगा। तो अगर सभी लोग चले जाएंगे तो ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब मॉनिटर जाएगा तो वो पूरी कक्षा के हेड के तौर पे जो प्रिंसिपल है उसको ये बात बताएगा कि हमारी कक्षा ये चाहती है, हमारी कक्षा में ये समस्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विशेष कार्य के लिए एक प्रतिनिधि का चयन किया गया और उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा गया। अब यही सिद्धांत आप देखेंगे लोकतंत्र में राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लागू होता है।
जनता क्या करती है, चुनावों के माध्यम से अपना मॉनिटर चुनती है, जिसको हम राज्य के स्तर पर विधायक कहते हैं और राष्ट्र के स्तर पर सांसद कहते हैं। इसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और इसको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये राज्य और राष्ट्र के मॉनिटर हैं, जो कि किसी भी हमारी जनता के किसी समस्या को लेके संसद के पास जाते हैं, संसद में जाते हैं। ये सभी चयनित सदस्य आप देखेंगे क्या करते हैं, अगर विधायक हैं तो वो विधानसभा में कानूनों पर चर्चा करेंगे, और अगर सांसद हैं तो वो लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करेंगे। जितनी भी हमारे देश में समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए, उन सारी बातों पे ये विचार विमर्श करते हैं। मतभेद जब होता है इन सबके बीच में, तो एक दूसरे से संवाद भी करते हैं, और तर्क वितर्क करने के बाद हमारे देश की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति चुनाव देने गया है, और इसे चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिसे हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। तो पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे, जहां जहां पे लोकतंत्र को फॉलो किया जाता है, वहां पे जनप्रतिनिधि का कॉन्सेप्ट है। तो भारत में भी जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को हमने अपनाया है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे दोस्तों, कि हमारे देश में लगभग 97 करोड़ मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया। हमारे देश में लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं। अब अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे, तो दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, उतनी उनकी जनसंख्या भी नहीं है जितने हमारे यहाँ पे वोटर हैं। तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैं अभी आपको समझाऊंगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हम इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं, ठीक बात है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं, उन सभी नागरिकों को चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। इन नागरिकों का धर्म क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन नागरिकों की जाति क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन नागरिकों का लिंग क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नागरिक 18 वर्ष की उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं, तो फिर वो चुनाव में मतदान कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज का मतदान करने से कोई संबंध नहीं है। अब ये इस बात को इंश्योर करता है दोस्तों, कि हमारे देश में जितने भी नागरिक मतदान करने के योग्य हैं, वो किसी भी आधार पे मतदान करने में पीछे ना रहे। अब ये 18 वर्ष की जो उम्र है हमारे देश में मतदान की, ये हमेशा से हमारे देश में 18 वर्ष मतदान की उम्र नहीं थी। पहले हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि मतदान करने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1988 में इस 21 वर्ष की उम्र को कम करके 18 वर्ष किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र के बारे में समझा, जिसमें जिसमें चुनाव के माध्यम से जो किसी भी देश की जनता है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और यही प्रतिनिधि फिर जाके विधायिका में कानून बनाने का काम करते हैं। यही प्रतिनिधि कार्यपालिका में शामिल होते हैं और उसी कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक बात है। अब देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से आपको लोकतंत्र का एक प्रकार, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, उसके बारे में समझाया गया। हालांकि लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, और फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से समझाया गया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, कि किसी विद्यालय की एक कक्षा के लोग पिकनिक पर जाना जाना चाहते हैं, ठीक बात है। पिकनिक पर जाने के दो स्थान है, क और ख। अब इन दोनों स्थानों पर जाने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है, जैसे कि इन दोनों स्थानों की दूरी कितनी है, वहां पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना खर्च आएगा, क्या वहां पे मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हैं या नहीं है, इन सब पर कक्षा जो है वो विचार विमर्श करती है। अब इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन है, क्योंकि कुछ लोग चाहेंगे कि वो क वाले स्थान पे जाएं, कुछ लोग चाहेंगे कि वो ख वाले स्थान पे जाएं, क्योंकि सभी लोगों का जो आर्थिक स्तर होता है वो अलग होता है, सभी लोगों की इच्छाएं अलग होती है, सभी लोगों की जो अपनी हॉबीज होती है, शौक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक असहमति की स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसे में जो उस कक्षा के शिक्षक हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं कि मतदान करवाया जाए। क स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाएंगे, और जो विद्यार्थी ख स्थान पर जाना चाहते हैं वो भी अपना हाथ उठाएंगे। एक एक करके दोनों जो स्थानों पर जाने वाले विद्यार्थियों के द्वारा मतदान करवाया जाता है। अब जहां पर जाने की वाले की संख्या ज्यादा है, वहां पर शिक्षक जो है वो डिसाइड करते हैं कि वहां पे चला जाएगा। और ये प्रक्रिया किस तरीके से की गई, वोटिंग के माध्यम से की गई। तो ये किसका उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, जिसमें कोई भी स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किसी कानून के निर्माण में
देश भर के जितने भी योग्य नागरिक हैं, योग्य कहने का मतलब जो कि मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने योग्य हैं, ठीक है? तो जितने भी 18 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिक हैं, वो अगर देश के नियमों के निर्माण में, देश के कानूनों के निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं, तो ऐसे लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक बात है दोस्तों। फिर एक आधारभूत या धरातलीय लोकतंत्र क्या होता है? तो धरातलीय लोकतंत्र या आधारभूत लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित भी किया जाता है और सभी नागरिक जो है वो इसमें भागीदारी कर सकें, इस बात को सुनिश्चित भी किया जाता है। तो इसी को हम धरातलीय यानी आधारभूत लोकतंत्र कहते हैं। और इस प्रकार के तंत्र में आप देखेंगे जो नागरिक हैं वो स्वयं किसी भी निर्णय पर अपनी बात रख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र की क्या-क्या विशेषताएं हैं, हम इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और अगली कक्षाओं में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको क्या-क्या समझाया, हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि शासन क्या होता है, फिर हमने समझा कि शासन कौन करता है, तो सरकार करती है। फिर हमने समझा कि सरकार क्या होती है, सरकार क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये भी हमने समझा। फिर हमने सरकार के अंग के बारे में पढ़ा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। फिर हमने सरकार के अलग-अलग स्तरों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 स्तर देखे, एक था स्थानीय स्तर पर, हमने फिर देखा राज्य के स्तर पर और फिर हमने देखा केंद्र के स्तर पर, यानी जो अखिल भारतीय स्तर है उसके स्तर पर। उसके बाद अभी हमने बात की लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है। आखिरकार लोकतंत्र की कौन सी ऐसी विशेषता है जो इसे विश्व के सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली प्रणालियों में आगे लेके आती है। इसमें हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात की। तो आज के सेशन में दोस्तों हमने इतनी चर्चा की और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से जितनी भी बातें मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ पाए होंगे। ठीक बात है। तो इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर है वो उसमें हम लोकतंत्र के बाकी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके फिर आपको पढ़ाने आता हूँ ताकि चीज़ों को मैं आसान भाषा में और बहुत ही सूटेबल तरीके से आपको समझा सकूँ। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।